जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 31 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आप देख रहे हैं भारत का सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल, जिसमें करेंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा प्रश्न लेकर के हम आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय बल्लेबाज ने की? ए चेतेश्वर पुजारा, बी अजिंक्य रहाणे, सी रोहित शर्मा, डी शिखर धवन। डियर स्टूडेंट्स, का जो सही आंसर है वह है अजिंक्य रहाणे। याद रखिएगा, जब भी कोई क्रिकेट से संन्यास लेता है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अजिंक्य रहाणे ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया है? तो 38 वर्ष की आयु में, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए इन्होंने 85 टेस्ट मैच खेले हैं, 90 वनडे मैच खेले हैं, 20 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अगर बात करें इनका डेब्यू मैच की तो इन्होंने वर्ष 2013 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। और इनका जो अंतिम एक दिवसीय मैच इन्होंने 2018 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। अंतिम अगर टेस्ट मैच की बात करें तो टेस्ट मैच इन्होंने 2023 में खेला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अजिंक्य रहाणे। अगला क्वेश्चन नहीं है, क्रिकेट से संन्यास लेने वाले उन महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट है या खिलाड़ियों की लिस्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी उस्मान ख्वाजा जी ने संन्यास ले लिया क्रिकेट से, और ये कौन थे भैया? तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे। नाम याद रखें और देश का नाम याद रखें। अभी केन रिचर्डसन ने भी संन्यास ले लिया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे। सरफराज अहमद ने क्रिकेट से संन्यास लिया, पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज थे। और रासी वांडर डुसेन ने हाल ही में संन्यास लिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज थे। वहीं पर रुबेल हुसैन ने संन्यास लिया है, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज से। वहीं पर केन विलियमसन प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस देश के भैया? तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। वहीं बात करें बेन स्टोक्स की, तो ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। और अजिंक्य रहाणे अभी हाल ही में भारत के बल्लेबाज हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, लाइक ठोकें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में किस देश को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? ए जापान, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो इंग्लैंड। विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत की स्क्वॉश टीम ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब सेमीफाइनल में मुकाबला किस किस का होगा? तो भारत का मुकाबला अमेरिका के साथ होगा, क्योंकि अमेरिका ने जापान को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई है। हाँ, भारत अगर यह मैच जीत लेती है तो अपना एक, कहना चाहिए, किताब पूर्ण कर लेगी। हाँ, याद रखिएगा, फ्रांस ने पिछले 26 वर्षों में पहली बार विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप सेमीफाइनल में जगह बनाई है, फ्रांस ने भी। स्क्वॉश की अगर बात करें तो मई 2026 में आयोजित PSA वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि गीजा मिस्र में हुई थी, इस पुरुष वर्ग का खिताब जीता था मुस्तफा असल ने। वहीं पर मई 2026 की इसी विश्व चैंपियनशिप गीजा मिस्र में महिला वर्ग का खिताब जीता था। इतिहास की सबसे कम उम्र की विजेता बनी थी मिस्र की अमीना ओरफी। अभी हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का ऐतिहासिक खिताब जीती है भारत की अनाहत सिंह ने। नाम याद रखिएगा। जुलाई 2026 की इसी जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब मिस्र के मोहम्मद जकारिया ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ए मोहम्मद बासिल मोरसिंह नकाथ, बी दिलीप महादू गावित, सी मुरली श्रीशंकर, डी लोकेश सत्यनाथन।
भैया पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता है। इस खिलाड़ी का नाम है दिलीप महातू गावित। इस चित्र में आप दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्ड 10.71 सेकंड के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और इसमें रजत पदक जीता है मोहम्मद बासिल मोर्सिगनकात ने। और भारत ने पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीता है, क्योंकि जो मोहम्मद बासिल है ये भी भारत के ही हैं और दिलीप महादू भी भारत के ही हैं। एक ने स्वर्ण पदक जीता है और मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। याद रखिएगा, ये ग्लासगो, अभी हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, उसमें भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले मीराबाई चानू ने भी स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में, और शर्मिला धनगड़ ने भी स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर लंबी कूद की बात करें तो मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग के साथ लंबी कूद में रजत पदक जीता है। और मुरली श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेमों की लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस प्रकार भारत के अभी स्कॉटलैंड में कुल 15 पदक हो चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। तो इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनते हैं, इनको याद रखिएगा। अब कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात आई है तो झाड़ू कुमार ने पैरा लिफ्टिंग में पुरुष हेवीवेट में कांस्य पदक जीता है। मीराबाई चानू ने अभी मैंने बताया स्वर्ण पदक जीता है। ऋषिकांत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। मुत्थू पांडी राजा ने वेट लिफ्टिंग 65 केजी में रजत पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 केजी में रजत पदक जीता है। विंध्या रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग 58 केजी में कांस्य पदक जीता है। और शर्मिला ढंकर ने महिला शॉटपुट गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, इनका नाम याद रखिएगा। और शिल्पा के सायला ने पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है। सर्वेश्वर कुसारे ने एथलेटिक हाई जंप में रजत पदक जीता है। बल्लरू अजय बाबू वेट लिफ्टिंग में 79 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। हरजीत कौर ने वेट लिफ्टिंग में महिला वर्ग में 69 केजी में रजत पदक जीता है। और गिलवीर सिंह एथलेटिक्स ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। यहाँ पर उनके राज्यों के भी नाम दिए गए हैं, तो इनके राज्यों के भी नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी राज्यों के नाम भी पूछे जाते हैं। फटाफट लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। एक आदमी कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएं। इसकी PDF भी हम आपको हमारे फेसबुक पेज डेली करेंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? A मुंबई, B बेंगलुरु, C नई दिल्ली, D हैदराबाद। इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट, वो है नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण दिल्ली में आयोजित होगा। याद रखिएगा 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन-सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो 10वां संस्करण मनाया जाएगा। और कब से कब तक यह संस्करण का आयोजन होगा? क्वेश्चन बन सकता है। इसका सही आंसर है 7 से 8 अक्टूबर 2026। इस बार जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, ठीक है। और इसमें दूरसंचार विभाग, ठीक, और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ने मिलकर के इसका आयोजन करेगा। और आपको बता दें यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच होगा। आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। नाम है इसका इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026। अगला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग पर नए नियम लागू करना, बी वंदे मातरम राष्ट्रगान जनगण मन के सम्मान में वैधानिक संरक्षण प्रदान करना, और राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में परिवर्तन करना, डी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करना। तो जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है, सही आंसर है बी वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के सम्मान वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है और यह 2026 में पारित किया गया है। इससे पहले यह संशोधन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में किया गया था, ठीक है।
तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण के समान संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो नियम राष्ट्रगान के होते थे वही नियम अब राष्ट्रगीत के भी होंगे। और हमारे देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो पहले कमेंट करेगा, पहले 5 कमेंट करेगा, उनका नाम हमारे वीडियो में लेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र टीएमजी कहाँ स्थापित किया जाएगा? टीएमजेड। ए नोएडा उत्तर प्रदेश, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो डियर स्टूडेंट, भारत का पहला है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भारत का पहला है और टीएमजी क्षेत्र स्थापित किया गया है ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। इस प्रथम चरण के लिए 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में समझौता हुआ था और दूरसंचार विभाग और भारत सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगुलखम जथोम गंगटे को जुलाई 2026 में भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिएगा, नगुलखम जथोम गंगटे किस देश में राजदूत बने हैं भैया? ए ट्यूनीशिया, बी मेक्सिको, सी जाम्बिया, डी मोरक्को। इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है मेक्सिको। नगुलखम जथोम गंगटे, इन्हें भारत का अगला राजदूत मैक्सिको में नियुक्त किया गया है। ये 1994 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और नियुक्ति से पहले वे विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने ट्यूनीशिया में राजदूत के रूप में और लीबिया के समापति मान्यता भी प्राप्त थी। 2021 तक वे जाम्बिया के उच्चायुक्त रहे। जाम्बिया में इन्होंने मिस्र, मोरक्को, आयरलैंड और तंजानिया में भी अपने मिशनों की सेवाएं दी है। अगर यहाँ बात आई है राजदूत की, कभी कभी राजदूत हम नियुक्त करते हैं, कभी कभी उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन आज हम दूर ही कर देते हैं। राजदूत वे होते हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा किसी देश में हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको राजदूत कहते हैं। अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात, देशों की बात करें और राष्ट्रमंडल देशों में अगर हमारे देश का कोई प्रतिनिधि वहाँ जाता है तो उसे हम उच्चायुक्त कहते हैं, तो याद रखिएगा। राजदूत की बात आई है तो हाल ही में अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए थे। नगमा मोहम्मद मलिक मार्शल द्वीप की समवर्ती राजदूत नियुक्त हुई थी। किशनदान देवल हैती के राजदूत हुए। प्रणय वर्मा बेल्जियम और यूरोपीय संघ में राजदूत नियुक्त हुए। विक्रम के दोरास्वामी चीन में भारत के राजदूत हुए। रविशंकर ग्रीस में भारत के नए राजदूत हुए। डॉक्टर अजय कुमार युगांडा भारत के उच्चायुक्त हुए। डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित बहरीन में राजदूत हैं और नोरबी नेगी सीरा लियोन में राजदूत हैं। और मुआइन पुई सिया, देखो याद रखिएगा, मुआन पुई सियावी कुक द्वीप की समावर्ती उच्चायुक्त हुई। और दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में उच्चायुक्त हैं। तो इस प्रकार से इन उच्चायुक्त का नाम याद रखिएगा, देश का नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 29 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया 7वां पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत कौन सा है? ए INS मालवन, बी INS मछलीपट्टनम, सी INS माहे, डी INS विशाखापट्टनम। तो हाल ही में अभी समर्पित किया गया है, लॉन्च किया गया है INS मछलीपट्टनम में। INS मछलीपट्टनम भारतीय नौसेना के लिए 7वां एंटी सबमरीन वाटरफॉल स्लो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम है INS मछलीपट्टनम। देखो इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कब इसको लॉन्च किया गया भैया INS मछलीपट्टनम को? तो ये लॉन्च किया गया 29 जुलाई 2026 को। यह किस प्रकार का पोत है? तो उथले पानी में चलने वाला युद्ध पोत है, पनडुब्बी विरोधी युद्ध पोत है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यह कौन से नंबर का पनडुब्बी रोधी उथले जल यान है या जल युद्ध पोत है? तो ये 7वें नंबर का युद्ध पोत है। ठीक है,
हाँ, इसकी अगर बात करें तो इसका लंबाई 78 मीटर और चौड़ाई 11.36 मीटर है। लगभग 900 टन तथा अधिकतम गति इसकी 25 नॉट आकी गई है। नॉट को बोलते हैं समुद्री मील प्रति घंटा। तो याद रखिएगा, नाम है इसका INS मछलीपट्टनम। INS की बात आई है तो अभी हाल ही में INS तारागिरी को नौसैनिक अड्डे पर भारतीय सेना में कमीशन किया गया है। उसी प्रकार INS दूनागिरी को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर कमीशन किया गया। वहीं INS संशोधक को कोलकाता में ही पोत के रूप में कमीशन किया गया और INS अग्रय कोलकाता में, INS महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे में इन्हें कमीशन किया गया। तो याद रखिएगा, INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय कहाँ पर? कोलकाता में इनको कमीशन किया गया है। और INS तारागिरी और INS महेंद्रगिरी दोनों विशाखापट्टनम में कमीशन किए गए हैं। तो ये INS जहाज जो पानी में चलते हैं, इनका नाम याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल संयुक्त रूप से पुनर्स्थापित श्री गुस्थल महाविहार और प्रथम श्री महाविहार के आगमन का उद्घाटन 28 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया है? अर्थात गुस्थल महावीर विहार और प्रथम श्री महावीर विहार कहाँ बनाए गए हैं? A भरतपुर, B काठमांडू, C ललितपुर और D है पोखरा। तो ये बनाया गया है भैया ललितपुर पाटन में। भारत और नेपाल के बीच में एक पुनर्स्थापित योजना शुरू की गई थी जिसमें श्री गुस्थल महाविहार और प्रथम श्री महाविहार के आगम का संयुक्त उद्घाटन है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने लगभग 12 करोड़ नेपाली रुपयों का अनुदान किया है और परियोजना का क्रियान्वयन नेपाल के शहरी विकास और भवन निर्माण विभाग की केंद्रीय स्तरीय परियोजना इसमें क्रियान्वित है। आपको बता दें कि 2015 के नेपाल भूकंप में इन दोनों बौद्ध स्थलों को काफ़ी क्षति हुई थी। इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसका नाम दिया गया है श्री गुस्थल महाविहार और प्रथम श्री महाविहार। ये दोनों महाविहार को बनाया गया है ललितपुर पाटन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दानवीर डिजिटल प्लेटफॉर्म। दानवीर डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया गया है? A ग्रामीण विकास मंत्रालय, B इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, C पंचायती राज मंत्रालय, D गृह मंत्रालय। तो दानवीर डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। इसका शुभारंभ किया गया है 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा। इसमें एक व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी पंचायत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नाम याद रखिएगा, दानवीर। हाँ, असम की विधानसभा में असम भूस्वामी राजस्व विनिमय संशोधन विधेयक भी पारित कर लिया गया है। यह कानून 250 वर्ष या उससे अधिक पुराने विरासत धार्मिक स्थलों पर लागू होगा और विधेयक के तहत ऐसे संस्थानों के चारों ओर 5 किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अन्वेषण लाइसेंस को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये कहाँ से शुरू हुआ है भैया? कौन सा राज्य है? गुजरात, B उड़ीसा, C राजस्थान, D झारखंड। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। 29 जुलाई 2026 को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अन्वेषण का लाइसेंस खोजने का जो लाइसेंस प्रदान किया है, ऐसा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। और राजस्थान के बालातोरा जिले के नवातला, देवीगढ़, पचपदरा और जोधपुर की शेरगढ़ तहसील के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में 15 लेंथेनाइट के साथ स्कैंडिंग और या ट्रिम्स शामिल हैं। क्या ये विशेष प्राकृतिक तत्व होते हैं जो कभी कभी मिलते हैं, लेकिन ये विद्युतीय उपकरण बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रदान कर दी है और ऐसा करने वाली भारत की पहली राज्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार किस राष्ट्रीय गीत के अपमान को दंडनीय अपराध बताया गया है? अभी ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसका डायरेक्ट आंसर लेते हैं, वंदे मातरम।
वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और वंदे मातरम पहली बार 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल हुआ था। और जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। चलिए, क्योंकि यह संशोधन वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंगल युद्ध महाविद्यालय के संस्थापक ब्रिगेडियर B.K. पोनवार का हाल ही में निधन हुआ है। यह महाविद्यालय कहाँ स्थित है? A. दंतेवाड़ा, B. कांकेर, C. रायपुर, D. जगदलपुर। तो जंगल युद्ध महाविद्यालय के संस्थापक का निधन हो गया, लेकिन ये जो जंगल विश्वविद्यालय है अभी भी उपस्थित है, लेकिन कहाँ पर? तो इसका सही आंसर है कांकेर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनका नाम है ब्रिगेडियर बसंत कुमार पोनवार। आतंकवाद विरोधी एवं जंगल युद्ध महाविद्यालय के संस्थापक थे और यह महाविद्यालय 2005 में लोकार्पित हुआ कांकेर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इस संस्थान में 27,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को गुरिल्ला एवं जंगल युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्रिगेडियर पोनवार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अनुभवी सैनिक थे। बात अगर निधन की आई है तो डॉक्टर गिरीश भारद्वाजी का निधन हो गया, जिन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, ये कर्नाटक से। जसपाल राणा जी का निधन हो गया, निशानेबाज थे उत्तराखंड के। सुशांत सिंह विधायक थे उड़ीसा के, निधन हो गया है। हीरा सिंह बिष्ट पूर्व विधायक थे उत्तराखंड के, निधन हो गया। के अली कुट्टी मुसलियार इस्लामी विद्वान थे, निधन हो गया इनका। मोहसिना किदवई पूर्व केंद्रीय मंत्री थी उत्तर प्रदेश की, निधन हो गया इनका। गिलबर्ट सन संगमा पूर्व फुटबॉलर मेघालय के थे, हाल ही में निधन हो गया। सुभाष सिंह कश्यप संवैधानिक विशेषज्ञ थे, दिल्ली में। श्यामलाल मीणा पूर्व ओलंपिक तीरंदाज थे, राजस्थान के, निधन हो गया। इंदिरा लंकेश लेखिका और पत्रकार थी, कर्नाटक की, इनका हाल ही में निधन हुआ है। साथ में पी नारायण कुरूप जी का भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि पद्मश्री पुरस्कार साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ए नीरज चोपड़ा, बी मुरली श्रीशंकर, सी तेजस्विनी शंकर, डी अविनाश साबले। तो लंबी कूद में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं मुरली श्रीशंकर। 29 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद में इन्होंने रजत पदक जीता है और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई है 8.09 मीटर की। याद रखिएगा, जमैका के ताज गेल ने 8.95 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक बनाया है। स्कॉटलैंड के स्टीफन मैंकी ने 8.08 मीटर की छलांग से कांस्य पदक जीता है। और याद रखिएगा, मुरली शंकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वह 2 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष लॉन्ग जंपर हैं। इसके पहले वो 2022 में भी मेजबानी कर बर्किंघम इंग्लैंड ने की थी, वहां पर भी श्रीशंकर ने रजत पदक जीता था और अभी 2026 में भी रजत पदक जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, मुरली शंकर। ये किस एथलेटिक्स से भैया? तो ये पुरुषों की लंबी कूद लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि किस राज्य में लॉन्च की गई है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 26 जुलाई 2026 को हिमाचल प्रदेश में किया गया। इस योजना की घोषणा वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और योजना के तहत पात्र मछुआरों को 3,500 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान आयोजिका समर्थन के लिए दी जा रही है। योजना के अंतर्गत 3,700 जलाशय मछुआरों का परिवार लाभान्वित होगा। तो मछुआरा सम्मान निधि की जो योजना का शुभारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की है, वीबीजी राम जी। ये योजना मनरेगा के तहत 1 जुलाई में शुरू हुई 2026 से। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू की गई है हाल ही में सिंचाई सुविधा के लिए। और तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर प्रमाणन, यानी जो कहना चाहिए
इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर जो योजना चालू की है, पहल चालू की है तेलंगाना ने, बिहार में सबसे बड़ा दही प्लांट लगाया गया, शुरू हो गया है काम बिहार में। अगला क्वेश्चन है 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, बी त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली, सी केडी जाधव इंडोर हॉल नई दिल्ली, डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वह त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का आयोजन किया गया है। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का उद्घाटन 27 जुलाई 2026 को त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में किया गया और यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चलेगी और उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री गुप्ता जी ने किया। इस समारोह में खेल मंत्री आशीष सूद भी इसमें शामिल रहे। इस चैंपियनशिप में 25 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चलिए अब प्रतियोगिता की बात आई है तो हाल ही में मध्य प्रदेश प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया, जिसमें चंबल घड़ियाल ने जीत दर्ज की। 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय वरिष्ठ एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। वहीं प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप ये आयोजन अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया गया और 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जून में गोवा में हुआ। तो ये आयोजन और कहाँ पर हुआ इनका नाम जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हाथी संपर्क को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए असम, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए रेडियो कॉलर पहनाने की योजना बनाई है और यह जो रेडियो कॉलर होगा उस हाथियों के झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथी के गले में पहनाया जाएगा, जिससे उनके आने जाने की रिपोर्ट भी हमको मिल सके। क्या होता है, हाथी के गले में एक रेडियो चिप पहनाई जाती है गले में, जिससे वह बजती भी है और सेंसर के माध्यम से उसकी लोकेशन भी पता चलती है। तो उत्तराखंड में हाथी और मानव संघर्ष को कम करने के लिए रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा, पहला राज्य है। इससे पहले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए जीपीएस रेडियो कॉलर परियोजना शुरू की गई और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत शाहजहांपुरा लेपर्ड सफारी योजना भी शुरू की गई है हाल ही में उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया गया? ए पुणे, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है लखनऊ। पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग है और यह लखनऊ के कमांडर हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 29 जुलाई को किया गया। यह विभाग सेना की मेडिकल सेवाओं के लिए महानिदेशालय के अधीन कार्य करेगा। ठीक, तो लखनऊ में बना है पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं? ए 25%, बी 33%, सी 50%, डी 75%। तो याद रखिएगा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अग्निवीर जो होते हैं उनके लिए 50% आरक्षण रखा गया है। गृह मंत्रालय ने एसएसबी भर्ती नियम 2026 के तहत कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को 50% की छूट दी जाएगी। हाँ, यह आरक्षण प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल की कुल रिक्तियों पर लागू होगा। अग्निवीरों को शारीरिक मानक प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण से छूट रहेगी और इन्हें लिखित परीक्षा ही देना पड़ेगा। 5 वर्ष की छूट भी इनकी आयु में रहेगी। अगला क्वेश्चन है 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी कर्नाटक। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा में 57 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा
और यह कौन से नंबर का है? 57वां नंबर है। और इस महोत्सव के महानिदेशक बने हैं आशुतोष गोवारिकर। और इस बार जो 57 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मेहमान जो देश रहेगा, इस देश का नाम है स्पेन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 26 जून, बी 11 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 10 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 जुलाई। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये है मानव तस्करी के विरुद्ध वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना। चलिए आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर रोकते हैं और कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न था, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही उत्तर है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? सही उत्तर है गुलवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? सही उत्तर है 2,500। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? सही उत्तर है समरसता संकल्प अभियान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी के भीतर फास्ट फूड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ मित्र पहल की शुरुआत सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी? सही उत्तर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, नशे से दूरी जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक साथ 1,75,451 लोगों को ऑनलाइन नशा मुक्त की शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड किस शहर की पुलिस ने बनाया है? सही उत्तर है इंदौर पुलिस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का आधिकारिक शुभारंभ कब करेंगे? सही उत्तर है 2 अगस्त 2026। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैनेजमेंट की टेस्टिंग किस देश में सफलतापूर्वक शुरू की गई है? सही उत्तर है चीन। सबसे बड़ा चुंबक यहाँ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? सही उत्तर है 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया गया कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2026 तक भारत के 5 बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? यह है 149। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन जलयान कहाँ लॉन्च की गई? सही उत्तर है नागपुर। अगला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सही उत्तर है ईशा सिंह। अगला क्वेश्चन है, शनि नेपच्यून यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाले प्रैक्सिस मिशन का अनावरण अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? इसका सही आंसर है नासा ने। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और उस ग्रुप में चैनल की लिंक डालें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहां पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते। आज हम उनको PDF भी निःशुल्क देंगे। आप हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, डेली करंट अफेयर्स को, वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी। जय हिंद।